to the online platform of एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने 3 चैप्टर यानी पार्ट 3 आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे पीछे वाले वीडियो में जो है हमने कंप्लीट कर लिया। यानी 6 वीडियो आपका बना हुआ है उससे चैप्टर 3 में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है उनको 6 अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो है हमने उसमें बता दिया है। पहले वाले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप के बारे में हम समझे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हमने यहाँ पे देखा था। और ये भी देखा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये होता क्यों है, इन सबको भी हमने देख लिया था। उसके बाद अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, अगर उसका हम सॉल्व करते हैं माने उसको हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं, है ना, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अगर हल करें और हल करने पर अगर हमको x और y का मान प्राप्त होता है मतलब उसका आंसर प्राप्त होता है तो उस समीकरण को क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी हल कहते हैं। ठीक है, यानी अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकले तो उसे क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। और अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर हल ना निकले तो उसे क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। इतना हमने उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, बात समझ में, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है हमने देखा था कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण को अगर ग्राफ के अनुसार हम देखें, दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर ग्राफ के अनुसार देखें, दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है वो आपका 3 तरह का होता है। ठीक है, मैंने पूरे जो आपका 3 चैप्टर में जो ग्राफ है मतलब क्लास 10 के अकॉर्डिंग आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका जितना भी कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो, उसमें से मात्र आपका 3 ही ग्राफ संभव है। कौन सा वो 3 है, तो एक दूसरे को क्या करें, दो रेखाएं जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यानी प्रतिच्छेदी ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है। और तीसरा क्या, ग्राफ कैसा होता है, तो समपाती होता है। मतलब उसका है आपका ऑब्जेक्टिव में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कितने बन सकते हैं, कितने ग्राफ बन सकते हैं, है ना, कितने कंडीशन बन सकते हैं। तो आप उसमें ऑप्शन दे सकते हैं 1 2 3 इनमें से कोई नहीं था। कितना बताइएगा, 3 बताइएगा। क्या बताएंगे, 3 बताएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा था और हमने ये भी देखा था कि अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी है तो क्या क्या हो सकते हैं, है ना। हम लोग पीछे वाले वीडियो के माध्यम से हमने देख चुके हैं। हम जो है इसमें रिकैप करा रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। उसके बाद अगर ग्राफ समांतर हो तो उसका फीचर क्या है, उसका स्थिति क्या होता है। अगर ग्राफ संपाती है तो उसका स्थिति, उसका फीचर क्या होता है, ये सब हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद बात आता है कि हम कैसे पता करेंगे लगातार नॉर्मली कंडीशन को, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है तो बिना उसे ग्राफीय विधि, बिना उसे सॉल्व किए हुए, बिना उसको बताए हुए, बिना उसको ग्राफ पे दर्शाए हुए हम कैसे बताएंगे कि वो तीनों में यानी संपाती होगा, ग्राफ संपाती होगा कि समांतर होगा कि आपका प्रतिच्छेदी होगा, है ना। तो ये तीनों ग्राफ कब मिलेंगे, जब आप उसको उस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आप सॉल्व करिएगा तब आपको मिलेगा। सॉल्व करके उसका मान सारणी लाइएगा, उसको आप ग्राफ पर प्लॉट कीजिएगा, रखिएगा, दर्शाइएगा, तब आपको मिलेगा ग्राफ। लेकिन इतना काम ना करके हम केवल क्वेश्चन को ही देखकर बता सकते हैं कि दिए जाने वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसे आने वाला है। हमने यहाँ पे एक ट्रिक बताया था, एक बात बताया था। इसमें हमने बताया था कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो ग्राफ क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, है कि नहीं है। दूसरा हमने ये बताया था कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के तो ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तीसरा कंडीशन ये था कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के तो यहाँ पे ग्राफ क्या होंगे, संपाती होंगे। ठीक है, बात समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इतना हमने बात पढ़ लिया था। उसके बाद बात आया था क्या कि हम लोग को क्या बोलते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का हल कितने विधियों से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो है क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल जो है दो विधियों से प्राप्त करते हैं। एक आपका ग्राफीय विधि है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आलेखीय विधि या ग्राफिकल मेथड कहते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका बीजगणितीय विधि जिसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिकल या अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आपका ग्राफीय विधि के बारे में हमने क्या किया था, अलग एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने देखा था ग्राफीय विधि के बारे में।
अलजेब्रिकली मेथड में आपका क्या है, आपका प्रतिस्थापन विधि है, आपका विलोपन विधि है, आपका वृत्त गुणनखंड विधि है और आपका क्या है, रूपांतरण विधि है ना। तो ये सारा जो है ग्राफीय विधि का अलग एक वीडियो बना हुआ है ना। उसके बाद आपका प्रतिस्थापन विधि का केवल स्पेशली एक अलग वीडियो बना हुआ है, आपका विलोपन विधि का एक अलग वीडियो बना हुआ है, आपका क्या बोलते हैं वृत्त गुणनखंड विधि का एक अलग वीडियो बना हुआ है और आपका रूपांतरण विधि का एक अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं, है ना। आप उसको जाके अगर आप नहीं देखे हुए हैं होंगे तो आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हैं। और हम यहाँ पे आश्वासन देते हैं कि आपको इन 5 वीडियो में आपको कोई भी विधि जो है ना थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं लगेगा, काफी आसानी से अगर कंसंट्रेशन बना के अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि आपको ये 3 चैप्टर में ये जो आपका जितना भी विधि है आपको आप आराम से जो है ना आप आराम से जो है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है जो है हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पीछे वाले वीडियो में हमने देख चुके हैं, है ना, उतना ही कॉन्सेप्ट था आपका 3 चैप्टर का, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, जो आपका 6 पार्ट बने हुए हैं। उतना अगर कर लेते हैं तो आप एबल हो जाते हैं, आप कैपेबल हो जाते हैं कि आप 3 पॉइंट आप जो है ना आप अपना एक्सरसाइज जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, अपना 3.1 एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें आपका 3.1 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बात को जो है ना 3.1 में जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो आपका यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, है ना, इसको जो है आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे भी आपका 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको एक हमेशा हर साल बिहार बोर्ड जो है आपको पूछता है। इसीलिए जो है आप इस वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं इनको जो है आप काफी ध्यान से काफी कॉन्सेंट्रेट होके इसको देखिएगा और कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं क्या है, प्रश्नावली 3.1 देखते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो लिखते हैं पहले क्या, आपका 3.1 प्रश्नावली 3.1 चैप्टर 3 का है, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 का आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आफताब है और उसकी पुत्री है, कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे बात क्या कर रहा है, ठीक है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या है यहाँ पे 2 आदमी को यहाँ पे बात पता चल रहा है, एक आफताब है और उसकी पुत्री है, उसकी बेटी है, ठीक है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि के द्वारा क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। तो सर्वप्रथम हमको यही पता नहीं है कि उसके पिता यानी आफताब का एज कितना है, आफताब का उम्र कितना है, ठीक है ना। वो तो बाद में वो 7 साल बड़ी है, 7 साल छोटी है, 3 साल छोटी है कि नहीं है, वो तो बाद में हमको पता चलेगा। पहले तो हमको उनका अपना प्रेजेंट एज तो पता होना चाहिए, तभी तो हम पीछे जाएंगे चाहे आगे जाएंगे। तो अभी तो उनका हमको प्रेजेंट एज ही पता नहीं है कि उसका अभी प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले वहां पर दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, है ना, कि आफताब का उम्र कितना है, ठीक है, और उसकी बेटी का उम्र कितना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। और क्या लिखेंगे उसके बाद, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, क्योंकि सबसे पहले आयु ही पता नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। तो स्टेप जो है ना ध्यान से समझते चलिएगा। माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, x वर्ष, क्योंकि एज है तो वर्ष में तो हम मापेंगे, है कि नहीं है, क्या है x ईयर्स है यानी x वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो पुत्री का भी तो एक एज होगा ना, तो लिखेंगे क्या, है ना, उसकी बेटी यानी पुत्री की, आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, y, क्या y वर्ष, क्या मान लेंगे, y वर्ष। इतना में कहीं से कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में पहला क्या बात बोल रहा है यहां से बोल रहा है कि क्या 7 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, कितना वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो अगर हम पूछते हैं आपसे कि अगर आपका एज,
अगर 5 साल के हैं आप, अगर आप 5 वर्ष के हैं तो आज से 2 वर्ष पूर्व आप कितने होंगे? 3 वर्ष के। अभी आप अगर 5 साल के हैं तो 2 वर्ष पूर्व आप कितने होंगे? यानी क्या किए हैं आप? माइनस किए हैं कि नहीं किए हैं? तो जब भी पूर्व की बात करें तब आप क्या कीजिएगा? प्रेजेंट एज में से ये 5 क्या है आपका? प्रेजेंट एज नहीं है ना? जब भी पूर्व कहेगा तब आप क्या कीजिएगा? उतना को आप घटाइएगा। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है कि अवतार के आयु में भी 7 वर्ष घटेगा और उसकी बेटी में भी क्या होगा? 7 वर्ष घटेगा, क्योंकि पिताजी का एज में घट रहा है तो बेटी का भी एज तो घटेगा। ऐसा थोड़ा है कि पिता का घट रहा है तो बेटी का भी घटेगा, नहीं घटेगा, उसका भी तो घटेगा, है कि नहीं? तो जब भी कहे पूर्व तो एज में आप क्या कीजिएगा? घटाइएगा। और अब पूछते हैं कि अभी आप 5 साल के हैं, आज से 10 साल बाद आप कितने होंगे? तो कैसे 15 हो गया? जोड़े तभी तो 15 हुआ। तो जब भी बाद कहे, जब भी बाद कहे या जब भी पश्चात कहे, है ना, मतलब हुए होता है ऐड करना, एज में क्या करना? प्लस करना। पश्चात मतलब क्या होता है? बाद। ठीक है, बात समझना। और पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। तो जब भी एज में कहे पूर्व तो तुम घटाओ, किससे? प्रेजेंट एज से, इससे घटाओ। और जब भी कहे बाद में तो उसमें क्या करो? ऐड करो। क्या करो? ऐड करो। तो पहले बोला हुआ है क्या? प्रश्न से बोला हुआ है 7 वर्ष पूर्व। क्या बोला हुआ है? 7 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे क्या? यहां पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पहले किसका आयु? लिखेंगे अवताब की आयु। अवताब की आयु 7 वर्ष पूर्व। अवताब की आयु बताओ कितना होगा? अवताब की आयु प्रेजेंट एज कितना है? x है कि नहीं है? और 7 वर्ष का मतलब क्या होता है? होगा कि नहीं होगा? दिक्कत होगा तो बताना। अवताब की पुत्री का आयु लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे क्या? पुत्री की आयु। पुत्री की आयु बताओ क्या होगा? तो क्या करेंगे? y में 7 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? बोलो, कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत है बताओ। तो 7 वर्ष पूर्व इनका आयु इतना होगा कि नहीं होगा? अब बोला हुआ है क्या कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो जब भी ध्यान दो, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, क्या कि जब भी बोले, जब भी कोई अगर मान लो तुम बोलता है कि मैं, जैसे हम बोलते हैं हम तुमसे 7 गुना आयु के हैं, ठीक है, तो हमारे में 7 गुना मत ऐड करना, अपने में 7 गुना ऐड करना। इसमें ये एक ध्यान रखिएगा बात को कि जब अगर बोले कि हम तुमसे 7 गुना आयु के हैं तो अभी x से कम तुमसे 7 गुना है, इसका मतलब है कि तुम्हारे में क्या होगा? 7 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या? अवताब क्या कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे क्या है? मैं तुमसे क्या हूं? 7 गुनी आयु का हूं, है ना? आयु का हूं। तो मतलब 7 गुना किसमें ऐड होगा? पुत्री में ऐड होगा, यानी अपोजिट में ऐड होगा। किसमें ऐड होगा? अपोजिट में। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अवताब में ऐड करते हैं। अगर अवताब 7 वर्ष ज्यादा है, 7 गुना ज्यादा है, तो 7 गुना क्या में होगा? भाई 7 गुना है तो इसके कितने बराबर करेंगे कि ये 7 गुना होगा? इसके बराबर इसमें क्या करेंगे? 7 गुना करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कहे कि मैं तुमसे 7 गुना है तो अगेंस्ट वाला जिससे तुलना किया जा रहा है ना, उसमें उतना गुना होगा। क्या होगा? उसमें उतना गुना होगा। तो इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो यहां पे तो आपका x - 7 को लिखेंगे x - 7 लिखेंगे और ये बराबर होगा किसके? y - 7 के। कब? जब 7 गुना के में ऐड होगा? पुत्री में। के में ऐड होगा? पुत्री में। यानी ये इसके बराबर कब होगा? माने अवताब का आयु उसकी बेटी की आयु के बराबर कब होगा? जब 7 गुना बेटी में क्या करते हैं? हम गुना कर दें। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले बात क्या बोला कि अवताब और उसकी बेटी की आयु का बात हो रहा है ना? तो दोनों का एज तो हमको पता है नहीं, है ना? क्या है? तो हमने पहले मान लिया कि अवताब की आयु कितना है? x वर्ष है, बेटी की उम्र कितना है? y वर्ष है। प्रश्न अनुसार बोला है 7 वर्ष पूर्व। तो आप जानते हैं ना पूर्व का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एज में से घटा दो। इतना बात समझ में आया? और जैसे बोले कि अवताब बोल रहा अपनी बेटी से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊं, मैंने आयु का हूं, तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई आदमी किसी और से बोल रहा है तुलना करे तो अपोजिट में क्या होगा? उतना गुना होगा। क्या होगा? अपोजिट में उतना गुना होगा। तब यहाँ पे बात क्या होगा? बराबर होगा। तो ये इसके बराबर होगा कब? जब 7 गुना जो है उसकी बेटी में ऐड होगा तब। बात समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो x - 7 इसे ठीक है, 7 में y से करेंगे तो क्या होगा? 7y होगा कि नहीं होगा? और प्लस माइनस माइनस 7 7 49 होगा कि नहीं होगा? बताइए, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। x ऐसे ही ठीक है, -7 ऐसे ही ठीक है। भाई दोनों क्या है? भाई ये प्लस में इधर है तो माइनस में, -7y। भाई क्या है आपका? माइनस में इधर है तो क्या हो जाएगा? प्लस में होगा कि नहीं होगा? तो प्लस कितना हो जाएगा? 49। और इधर कुछ नहीं आया तो 0 होगा कि नहीं होगा? तो x ऐसे ही ठीक है,
-7y ऐसे ही ठीक है ना, क्योंकि x + y तब ना असर पाए। 49 में 7 घटाएंगे कितना होगा 42, क्योंकि कथी में प्लस में बराबर कितना 0। तो बताओ ये को समीकरण हमको मिल गया कि नहीं मिल गया? इतना में कोई दिक्कत है बताओ, इतना में दिक्कत है? बोलिए समझ में आया कैसा है? ठीक है। अब फिर पुनः प्रश्न से एगो बात से इतना हमको एगो समीकरण मिल गया, अब एगो और जो बात आएगा उससे हमको एक और समीकरण मिल जाएगा। अब दो समीकरण मिल जाता है, आप जानते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण मिल जाता है, उसे ग्राफिक विधि से भी गणितीय विधि से आराम से कर सकते नहीं कर सकते। तो इतना बात अगर समझ में आ गया तो दूसरा यहाँ पे जो बात बोला हुआ है देखेंगे यहाँ क्या पूरा प्रश्न से, क्या लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यानी फिर प्रश्न कुछ बोल रहा है आपसे, कह रहा है क्या कि हाँ अब से 3 वर्ष बाद, अब बताइए, अब कह रहा है अब से माने अभी जो एज है आपका 3 वर्ष बाद, तो बताओ इसका एज में क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? क्यों? क्योंकि बाद बोल रहा है ना, पश्चात का है या बाद का, उसमें मतलब एज में प्लस, और अगर पूर्व का है तो क्या माइनस। तो पुनः प्रश्न कर रहा है कि 3 वर्ष, और आज क्या बोल रहा है मतलब अब से, है ना, आफ्टर 3 इयर्स, यानी 3 क्या बोल रहा है हाँ अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद लिखेंगे क्या 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद किन लोग एज लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 3 वर्ष बाद क्या लिखेंगे? आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। तो बताओ अभी आयु वर्तमान कितना था? x था कि नहीं था? 3 वर्ष बाद क्या होगा? x + 3 होगा कि नहीं होगा? ये वर्ष लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फिर पुत्री की आयु लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पुत्री की आयु, इसमें भी क्या होगा 3 ऐड होगा कि नहीं होगा? तो y में क्या हो जाएगा 3 ऐड होगा कि नहीं होगा? और वर्ष है तो वर्ष। अब x + 3 बराबर होगा y + 3 के, कब? प्रश्न पढ़ो, है ना। तो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु करा दूंगा, 3 गुनी। तो बताओ y में 3 गुना होगा कि x में 3 गुना होगा? y में 3 गुना कि x में? ये बात समझ में, अगर ये समझ में आएगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें x में होगा कि y में? अपोजिट में ऐड होता है, ठीक है। अपोजिट में मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हाँ जिसके जो आता है ना उसको अपोजिट में होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 3 इसमें होगा कि नहीं होगा? x + 3 ऐसे ही ठीक है, 3y होगा कि नहीं होगा? और 3 के 9 होगा कि नहीं होगा? उसको इधर लाएंगे, x + 3 ऐसे ठीक है, ये प्लस में इधर है तो माइनस में 3y, ये प्लस में इधर है तो माइनस में 9, अब कुछ नहीं बचा तो 0 होगा कि नहीं होगा? x ठीक है, -3y ठीक है, और -6 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? और ये बताओ दूसरा समीकरण आ गया कि नहीं आ गया? अब जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ कि अगर 2 समीकरण आपने ला दिया तो बोल रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब समझ रहे हैं ना, या तो तुम प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, नहीं तो विलोपन से, नहीं तो ब्रज गुणनखंड विधि से बनाओ, ठीक है। और ग्राफीय विधि का मतलब क्या है? ग्राफ से बनाओ। तो तुमको पता है 2 समीकरण दिया हुआ है, तो कहा हम ग्राफिकल मेथड उसमें हम लोग पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? काफी एक्सप्लेन करके पढ़े हुए हैं। अगर आपको ग्राफीय विधि में दिक्कत है तो सबसे पहले आप जाइए दूसरा पार्ट वाला जो वीडियो है आपका ग्राफीय विधि, आपको थंबनेल पे ही लिखा गया है कि आसानी से ग्राफीय विधि को कैसे सॉल्व करें, वो देख लीजिए। और देख के इस समीकरण को आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो आपको वहां पे ग्राफिकल मेथड आप ग्राफ पे बनाइएगा, आपका आंसर वहां पे आएगा। और बीजगणितीय विधि है तो आप विलोपन विधि यूज कीजिए, प्रतिस्थापन विधि यूज कीजिए, आपका ब्रज गुणनखंड विधि यूज कीजिए, यूज करके आंसर लाइए, ठीक है। तो हमको नहीं लगता कि हमको बस समीकरण इतना अगर काम कर दिए तो सारा विधि आपका पढ़ा हुआ है, सारा हम बता चुके हैं, ठीक है। तो नहीं तो अगर हम ग्राफिक विधि से फिर लगे सॉल्व करने, आपका प्रतिस्थापन विधि से या कोई भी विधि से लगे अगर हम सॉल्व करने तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और काफी परेशानी होगी। क्योंकि ज्यादा अगर वीडियो 1 घंटा 1 घंटा 30 मिनट या 35 मिनट 40 मिनट जितने ज्यादा वीडियो होता है आप लोगों को देखने में उतना ही प्रॉब्लम होगी। 1 घंटा है 1.5 घंटा है, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप लोग क्या बोलते हैं ग्राफिक विधि और बहुत सारा विधि जो है ना अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप देख चुके हैं। तो अगर 2 समीकरण दिया हुआ है तो आराम से जो है ना आप इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफिक विधि और आपका प्रतिस्थापन विधि से क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 समीकरण है, कौन कौन समीकरण आया आपका? समीकरण आया कौन आपका? एक आया x - 7y + 42 बराबर 0 आया, और आपका x - 3y - 6 बराबर 0 आया। इस यूज करके आप क्या कीजिए, इसको ग्राफीय विधि से बनाइए, ग्राफीय विधि से बनाइए, और इसी को बीजगणितीय विधि से बनाइए, बीजगणितीय विधि से बनाइए। अब बीजगणितीय विधि में आपका 4 विधि या 5 विधि है, आपको मतलब एक रूपांतरण छोड़ के आप इसको ब्रज से बनाइए या आप विलोपन से बनाइए, प्रतिस्थापन से बनाइए, ठीक है, तीनों से बनाइए। और ग्राफीय तो समझते ही हैं, तो आपको ये होमवर्क में रहेगा, आप इसको ग्राफीय बनाइए, बीजगणितीय बनाइए, और कल जो है ना हम आपको यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या है कैसे है, ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे जो है ना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख चुके थे अवतार वाला, उसकी दूसरी वाला, उसमें कहीं से अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। अब यहाँ पे जो हमको देखना है क्या, दूसरा प्रश्न देखना है। दूसरा प्रश्न देखना है तो इस प्रश्न को जो भी है ना, इस प्रश्न को जो भी है ना, आराम से देखिएगा। इसमें कहता है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, यानी क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपयों में 3 बल्ले यानी बैट जिसको बोलते हैं तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला मतलब एगो बल्ला मतलब एगो बैट और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी, मतलब 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। मतलब ये है, क्वेश्चन ये बोला हुआ है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच है ना, उन्होंने क्या किया, कुछ बल्ला यानी कुछ बैट खरीदा, कुछ गेंद खरीदा, ठीक है। और पहली बार जो है कितना उन्होंने बैट खरीदा, तो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, तो दोनों को कितना रुपए देना पड़ा मिलाकर 3900 रुपया, ठीक है। और फिर जो है उन्होंने बाद में फिर वो बाजार गए और एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें और खरीदी, मतलब बैट भी उसी तरह का और गेंद भी उसी तरह का। तब वो कितना रुपए दिए, 1300 रुपए दिए। तो इनको क्या करना है ना, इनको आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में लाना है और लाके इनको बीजगणितीय और ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि यहाँ पे जो है हमको जो बल्ला है यानी जो बैट है उसका तो माने एक बल्ले या एक बैट का प्राइस पता नहीं है कितना रुपया में है, और आपका गेंद का भी प्राइस पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बल्ला का जो प्राइस है वो मान लेंगे और जो गेंद का जो प्राइस है वो भी क्या करेंगे, वो भी जो मूल्य है उसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे, है कि नहीं है। तो ये मान लेते हैं कि जो आपका बल्ला है, जो बैट है, उसका मान लेंगे क्या कि x रुपया है और आपका जो बॉल है वो क्या है, आपका y रुपया है, ठीक है। तब उसके अनुसार काम करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। माना कि क्या आपका एक बल्ले का मूल्य है ना, मतलब एक बैट का कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यानी एक बैट का मूल्य, बल्ला मतलब बैट होता है, ठीक है। तो माना कि एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, रुपया x, ठीक है। एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य क्या मान लें, y रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लीजिए तो एक बल्ला का मूल्य क्या है, x मान लीजिए और एक गेंद का मूल्य क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न अनुसार करना है, क्या कहते हैं, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3900 रुपया। यानी अगर आप 3 बल्ला खरीदते हैं और फिर 6 बल्ला खरीदते हैं और दोनों का कितना रुपया दे रहे हैं, 3900 रुपया दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है जी, कितना रुपया है, 3900 रुपया। अब बताइए एक बल्ला का मूल्य कितना है, x, तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा, 3x, है ना। और एक गेंद का दाम है y, तो 6 गेंद का दाम क्या होगा, 6y, क्या 6y। और दोनों को मिलाने के बाद क्या, प्लस, इसीलिए नहीं यहाँ पर प्लस लिखा, बहुत प्लस का है क्योंकि दोनों को मिलाकर ही खरीदा गया है 3900 रुपये में। तो कितना हो जाएगा, 3900 रुपये हो गया। और ये आ गया आपका पहला समीकरण। इतना में दिक्कत है तो बताइए सर, है तो ये इससे हमारे एक बात पता चल गया। अब फिर दूसरा बोल रहा है, पुनः प्रश्न, क्या प्रश्न। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है यहाँ पे कि उसी प्रकार का एक बल्ला और 2 गेंदें, तो लिखेंगे एक बल्ला है ना, तथा कितना गेंद, 2 है, 3 है, 2 गेंदों का मूल्य कितना है जी, 1300 ना, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, 1300। इसका मतलब आप बताइए एक बल्ला का मतलब x रुपया, x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, साथ में है तो प्लस तो लिखेंगे ना, और 2 क्या है, y लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब बराबर कितना रुपया, 1300 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। और ये समीकरण क्या हो गया, 2। तो बताओ ये 2 समीकरण अब हम कैसे लाए, बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो अब इसको जो 2 समीकरण आया मतलब 3x प्लस 6y और बराबर 3900 और आपका x प्लस 2y बराबर 1300, ये 2 समीकरण का यूज करके आप इसको ग्राफीय विधि और आपका बीजगणितीय विधि से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बताइए, बीजगणितीय विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बोलिए।
क्योंकि आपको बहुत बढ़िया से बीजगणितीय विधि और ग्राफिक विधि बता दिया गया है। इस तरह का दो समीकरण दिया हुआ है, तो आप बीजगणितीय विधि और ग्राफिक विधि से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा भी आपका क्या रहा, हमने यहाँ पे तो बात बता दिया, अब ग्राफिक विधि से आप सॉल्व कीजिएगा इसको, और इसको एक बीजगणितीय विधि से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आप आपको बताइएगा कि हाँ इसका आंसर क्या आने वाला है, आया है कि नहीं आया है, ठीक है। वैसे आप जानते हैं कि इसको पहले जो है ना सॉल्व करने से पहले ये देख लीजिए क्या कौन सा है कि घुस गए, हम काम करते गए और हमारा आ गया समांतर या आ गया हमारा क्या संपाती, तो खेला हो गया है ना। हल मिलेगा एक ही कंडीशन में, किसमें? प्रतिच्छेदी में। एक्स वाई का वैल्यू कब मिलेगा? प्रतिच्छेदी में, है कि नहीं है? दोनों बराबर है, तो दोनों क्या है, सब बराबर है ना, ठीक है। तो समझ सकते हैं ना कि सॉल्व तो करेंगे लेकिन हो सकता है कि संपाती आएगा, फिर भी संपाती के केसेस में भी आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ग्राफ तो बनेगा ना संपाती, है ना, समांतर ग्राफ में बोलता है कि x का मान अपने से कुछ भी रख, हाँ हाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप कोई बात नहीं है, आप तो समझ रहे हैं ना कि क्या आने वाला है ग्राफ, आप बनाइएगा, ठीक है। और बीजगणितीय विधि से भी सॉल्व कीजिएगा, दोनों से कीजिएगा, तो क्या होगा? हाँ ये वो ग्राफीय विधि, ये वाला ग्राफीय नहीं बनाना, हाँ ये तो बनाना ही बनाना है। और बीजगणितीय में एक हो मैंने हमारे अनुसार नहीं तो बिलोकर बनाइए ना, तो आपका जो मूड है अपने मूड के अनुसार बना सकते हैं ना, तो दूसरा आपका हो गया। अब देखिए आप तीसरा जो है, तीसरा क्या बोल रहा है उसको बताते हैं। तीसरा आपको नहीं लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा, इतना कोई दिक्कत है? अगर इतना भी नहीं दिक्कत है तो अब आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्या है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे हमने कर लिया। अगर जो है हमने आपका जो दो समीकरण यानी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में जो है ना, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में हमने जो यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण निकाला था, और निकालने के बाद हमने आपको बोला है कि आप इसको गणितीय क्या बोलते हैं, बीजगणितीय विधि और आपका ग्राफीय विधि से सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि आपसे अगर इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि से क्या करेंगे, हम हल कर देंगे, ठीक है। अगर आपसे नहीं बना हो तो, अगर आपसे नहीं हो, हमको ये ऐसा नहीं लगता कि आपसे नहीं होगा, आप कर सकते हैं। अगर आप पीछे वाले जितने भी वीडियो है यानी जितने भी विधियां हैं ग्राफिक विधि को और बढ़िया से देख लिए हुए हैं होंगे, तो आप आराम से बना सकते हैं बीजगणितीय विधि, ग्राफिक विधि। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका सर जो है ना 3.1 का जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा का जो आप जो समीकरण दिए हुए थे होमवर्क में बनाने के लिए, ठीक है, वो कृपया जो है ना आप यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है। तीनों का आपका ग्राफ और उसका बीजगणितीय विधि, ग्राफिक विधि और बीजगणितीय विधि से सॉल्व करके दिखाइए। तो हम वहाँ पे अगर कमेंट पढ़ते हैं तो आपको एक अलग वीडियो से 3.1 का ग्राफिक विधि और बीजगणितीय विधि से हम वहाँ पे क्या कर देंगे, सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो तीसरा बोल रहा है इसमें, तीसरा आपका जो प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन कितना रुपया था, 160 रुपया था। मतलब क्या, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो था वो किसी दिन कितना था, 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में क्या करना है, यहाँ पे निरूपित करना है, ठीक है, हमको दिखाना है। तो हमको तो पता ही नहीं है कि सेब का मूल्य कितना है, सेब का मूल्य कितना है और अंगूर का मूल्य कितना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि 1 केजी सेब का मूल्य जो है ना x है और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, y है। तो पहले यही काम करेंगे, उसको प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए, क्या, माना कि क्या 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य क्या मान ले, x रुपया, ठीक है, और 1 केजी अंगूर है, अंगूर का मूल्य y रुपया। पहले तो हम ये करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, सेब है और आपका अंगूर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है प्रश्नानुसार, प्रश्न से क्या बोला हुआ, प्रश्न से बोला हुआ है क्या 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, देखेंगे 2 केजी सेब और 1 केजी 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है जी, 160 कितना रुपया है, 160 रुपया। तो बता, दोनों को मिला के ना, अब सेब का हमने क्या माना है x, तो 1 केजी का x है तो 2 केजी का क्या होगा 2x हो जाएगा। अब प्लस 1 केजी अंगूर का मतलब क्या है y, बराबर कितना 160 होगा कि नहीं होगा, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, पहला समीकरण। अब फिर बोल रहा है क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या बोल रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, देखेंगे 4 केजी सेब और कितना 2 केजी
2 kg अंगूर, अमूल्य अमूल्य कितना है जी? 300 है। अच्छा 300 अब जानते हैं 1 kg सेव का x तो 4 kg का 4x प्लस 2 kg का 2y बराबर कितना? 300। क्या हो गया? समीकरण 2 क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। इतना आपको दिख रहा है बताइए, समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे हमको 2 समीकरण मिले, क्या मिले? 2 समीकरण, यानी 2x प्लस y बराबर कितना? 160 और क्या है आपका 4x प्लस 2y बराबर कितना है? 300 है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो है ना इसको व्यापक रूप में ला सकते कि नहीं ला सकते? इस तरह लाएंगे कि नहीं लाएंगे? 2x प्लस y प्लस में इधर है तो माइनस 160 बराबर 0, यही तो व्यापक रूप है ना। और फिर क्या आप लिख सकते हैं 4x प्लस 2y और प्लस में है इधर है तो माइनस 300 बराबर कितना? 0। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का बात जो है ना सेम है। ठीक है, तो इसको जो है आप इसके अनुसार सॉल्व कीजिए, इसके अनुसार सॉल्व कीजिए, बात वही है। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसको ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि विधि आप विधि द्वारा आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, बनाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 3.1 में अगर ग्राफ में इस क्वेश्चन ये तीनों जो आपको प्रश्न है यहाँ से जो 3 ही प्रश्न था 3.1 में, अगले क्लास में हम लोग 3.2 के बारे में काम करेंगे। तो ये तीनों प्रश्न में जो हम आपको समीकरण दिए हुए हैं, जो हमने निकाला हुआ है, तो आपका यहाँ पे जो आपका समीकरण दिया हुआ है 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो दिए हुए हैं, इन दोनों का आप ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं होता, अगर आपसे नहीं होता है या किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको जो है ना ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि द्वारा हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा यहाँ से 3.1 जो है प्रश्नावली खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। अब अगले क्लास में जो है हम क्या करेंगे? आपका 3.2 जो प्रश्न है उसको हम क्या करेंगे? ठीक है, तब तक यहीं तक, धन्यवाद।